हाँ जी। तो हमने बेसिकली 2 लेक्चर देख लिए थे, उसमें मैथमेटिक्स के हमने सम करे थे। एग्जाम्पल हमारे हो गए थे सारे, और एग्जाम्पल्स के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास। उसमें क्या पूछ रहे हैं, एक सेकंड मैं बुक निकाल लूं। क्लास 10th मैथमेटिक्स। हाँ, तो हमने 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सम पार्ट पहला है, फाइंड दी एलसीएम। यानी कि क्वेश्चन जो है वो है हाँ, क्वेश्चन नंबर है, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड दी एलसीएम एंड नहीं, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integral by applying prime factorization method, of the following integral by applying prime factorization method, prime factorization method। ठीक है, तो तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, वो मेथड अप्लाई करके क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास 12, 15 एंड 21 है। इसमें तुमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तीनों का। हाँ, तो देखो पहले 12 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 12 जो है मेरे पास वो किस पे जाएगा, 2 पे, कितना आएगा 6, फिर ये 2 पे गया, फिर 3 आ गया, 3 1। तो 12 के जो फैक्टर आए वो है 2 इंटू में 2 इंटू में 3। और इसके बाद क्या है मेरा 15, 15 के फैक्टर कर लो, 15 क्या, और 15 है तो मतलब 2 पे तो ये जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 3 पे। तो जैसे 15 गया 3 पे तो मेरे पास कितना आया 5, एंड 5 इज ए प्राइम नंबर, तो 5 5 पे ही जाएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 21 है। 21 देखो पहले 21 2 पे तो जाएगा नहीं, राइट, तो 21 जाएगा 3 पे, तो 3 पे गया, कितना आ गया 7, और 7 इज ए प्राइम फैक्टर, तो 7 आ गया। तो मेरे पास जो 15 के प्राइम फैक्टर बने वो बने कितने, 3 इंटू में 5, एंड 21 के जो प्राइम फैक्टर बने वो बने मेरे पास 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर बने हैं। अब इनके बाद क्या है, अब इसमें हमने क्या बताना है, एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जो होएगा वो क्या होता है कि जो मेरे पास हाईली कॉमन फैक्टर है, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 एचसीएफ आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम बेसिकली क्या होएगा, 3 एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या होएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, पहले क्या है ऊपर में 2 किसी में नहीं है ना, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 है कॉमन सभी में, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे, इंटू में 5 इंटू में 7। तो इन सभी की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 96, 96 ही होता है, एक सेकेंड, नहीं 96 नहीं होता, 12.60, हाँ 60, 60 इंटू 7, 4 7 42, 420 के अप्रोक्सीमेट आ गए थे। देखें 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5
इंटू में 7, तुम्हारे पास आंसर आ गया, हाँ 420 आ गया। ठीक है, 420 तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट जो है तुम्हारे पास वो कंप्लीट है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का एनसीईआरटी का। हाँ, अब इसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट है मेरे पास। सेकंड पार्ट में तुमसे क्या दिया है, 17, 23, 29। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की रियल है। इसका आंसर चेक कर लें, मैच कर लिया करना साथ के साथ, तो मेरे ख्याल से सही होएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एचसीएफ आया है, नहीं ये तो और है, सही है, एचसीएफ 3 आ रहा है, 420 सही है आंसर। क्लियर है? सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है, अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो देखो। एक सेकंड, तो तुम्हारे पास सेकंड पार्ट में दिए हैं तुम्हें 17, 23 एंड 29। ठीक है, अब जब भी मैंने इस चैप्टर की तुम्हें इंट्रोडक्शन करवाई थी, उस इंट्रो में मैंने तुम्हें क्या दिया था कि जो पहले 100 मैंने प्राइम नंबर तुम्हें लिखवाए थे। ठीक है, इस चैप्टर की जब भी मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में हमने पहले लेक्चर में करी थी, ठीक है, तो उसमें हमने 100 तक के प्राइम नंबर लिखे थे। ठीक है, तो उन 100 प्राइम नंबर में से मेरे पास देखो ये कौन से हैं, 17, तो 17, 23 एंड 29 क्या उन 100 में आते हैं? अगर आते हैं तो हमारे पास क्या है, इनके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ ही होंगे। मेरे पास क्या होएगा, अगर मैं 17 के फैक्टर बनाने जाऊंगा तो 17 किसी के टेबल पे नहीं आता, कोई प्राइम नंबर से ये मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसको क्या है 17 17 पे ही जाएगा। उसके बाद क्या है 23, 23 भी किसी के टेबल पे नहीं आ रहा, तो ये भी 23 पे जाएगा, 1 आएगा। इसके बाद क्या है 29, 29 के भी फैक्टर है मेरे पास है, क्या बनते हैं 29 ही बनेगा, तो इसका भी 1 ही आएगा। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन होती नहीं। प्राइम नंबर की तो बेसिकली क्या है, जो फैक्टराइजेशन होती है वो हम कंपोजिट नंबर की करते हैं, तो कंपोजिट नंबर को लिखा जाता है प्राइम नंबर की टर्म में, तो ये तो भाई प्राइम नंबर, तो इनकी अगर फैक्टराइजेशन करोगे या तो ये खुद ही होंगे या फिर 1 होएगा। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग देखूं तो 17 के फैक्टर 7 इंटू 1 बन गए, 23 के जो फैक्टर बने वो 23 इंटू 1 बने, एंड 29 के जो फैक्टर बने वो बने तुम्हारे 29 इंटू में 1। अब यहाँ पे तुम अगर वैल्यू निकालोगे, अगर मैं कहूँ एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होएगा, अकेला 1 है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारा 17 इंटू में 23 इंटू में 29 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो तीनों की मल्टीप्लाई जैसे ही तुम करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 17 इंटू में 23 इंटू में 29 विल बी इक्वल टू 11,339। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ इसका 1 आएगा और एलसीएम इसका 11,339 आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट सम है, ठीक है, नेक्स्ट में मेरे पास क्या पूछ रहे हैं कि मुझे नंबर जो दिए हैं वो है 8, 9 एंड 25। थर्ड पार्ट है, थर्ड सम का तीसरा पार्ट। एट, 9 एंड 25 मुझे कोई जो नंबर दे रखे हैं, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो क्या होएगा, 8 का फैक्टराइजेशन कर लो,
2 4 2 2 2 1। तो 8 के फैक्टर जो बने वो बने 2 इंटू में 2 इंटू में 2। उसके बाद मेरे पास 9 है, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो जो प्राइम नंबर सबसे पहले आएगा वो आएगा 2। तो 9 2 से डिवाइड नहीं होएगा तो हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड। 3 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 1। तो 9 के जो फैक्टर बने वो बने 3 इंटू में 3। उसके बाद इसके 1 भी आएगा साथ में, हाँ। उसके बाद क्या करोगे, तुम करोगे 25 के फैक्टर। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, पहले जाएगा ये, अब देखो 25 है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे करके देख लो इसको। जैसे ये 3 पे जाएगा तो तुम्हारे पास पॉइंट्स में जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जाएगा 5 पे, 5 पे 25 गया तो 5 आ गया, 5 एंड 1। तो इसमें जो 25 के फैक्टर बने वो बने 5 इंटू में 5 इंटू में 1, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें भी तुम्हारा एचसीएफ क्या है, 1 आएगा। एचसीएफ तुम्हारा हायर कॉमन फैक्टर 1 आ गया। और एलसीएम अगर तुम फाइंड करोगे तो वो आएगा 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 5, ठीक है। तो सारे की मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारे की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट 1800 के नजदीक आना चाहिए। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 5 विल बी इक्वल टू 1800, 1800 के नजदीक आ गया। तो एलसीएम तुम्हारा कितना आया, 1800। एलसीएम तुम्हारा 1 आया, एलसीएम तुम्हारा 1800 आ गया, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, तीसरा तुम्हारा कंप्लीट है। एलसीएम निकल गए हमारे, एलसीएम निकल गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें क्या दिया है, गिवन दैट 306 comma sorry, given that HCF of 306 and 657 is equal to, दे रखा है 9 is equal to 9, find LCM of 306 657, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। सिंपल सी बात है कि जो भी मेरे पास 2 डिजिट है, ठीक है, 2 नंबर हैं, तो सिंपल अब क्या करेंगे कि एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। ये हमें रिलेशन पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाली रिलेशन है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ कितना है 9 इंटू में एलसीएम मुझे नहीं पता कितना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 306 इंटू में 657, ठीक है। ये 9 इधर क्या है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होएगा। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 इंटू में 657 डिवाइड में 9। अब कैंसिल आउट होने वाली टर्म्स को कैंसिल कर दो, तो क्या होएगा तुम्हारे पास 657 डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 657 जैसे ही 3 से डिवाइड हुआ 2119 आया और ये 3 आ गया। और जैसे ही 3 1 जा 3 एंड इसको करेंगे तो 73 आ जाएगा। और 73 इंटू में 306 अगर हम करेंगे तो मेरे पास आएगा 22,338। एलसीएम तुम्हारे पास जो है वो कितना आ गया 22,338, ठीक है। तुम्हारा एलसीएम आ गया ये। क्लियर है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो। अगर कहीं पे कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जो है वो वैसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, तो उसमें मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, तो डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5th, यस 5th नंबर क्वेश्चन है।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते चेक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, चेक वेदर 6 raised to power n, whether 6 raised to power n can and with can and with the digit with the digit 0 for any value या any natural number, any natural number n, ठीक है, ये है मेरे पास। हाँ, तो ये है मेरे पास। देखो अब हमने ऑलरेडी देखा है 4n वाला फार्मूला हमने देखा था ये, ठीक है। 4n में हम क्या कर रहे थे कि मेरे पास ऐसा ही नंबर, अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 या 5 आएगा तो उस नंबर के जो फैक्टर बनेंगे उनमें तुम्हारे पास 5 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कि किसी भी नंबर की एंड वाली डिजिट अगर 0 आ रही है तो उस केस में तुम्हारे पास जो फैक्टर बनेंगे उन प्राइम फैक्टर्स में 5 रहना चाहिए। अगर तुम्हारे प्राइम फैक्टर में 5 पड़ा है तब जाके तुम्हारा जो है एंड वाली डिजिट 0 आएगी। अगर ये हो रहा है तब वो तुम्हारा नेचुरल नंबर n की वैल्यू निकल जाएगी, अदरवाइज वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 6 के प्राइम फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 के फैक्टर बनेंगे, ऐसे कर लो इसको, 6 पहले 2 पे गया, फिर 3 पे गया 1, तो 6 के फैक्टर बने 2 into 3 और पावर तो एज इट इज पड़ी है n, ठीक है। अब ये फैक्टर है, दिस इज ए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इन प्राइम फैक्टर में तुम्हें 5 दिख रहा है क्या, इन प्राइम फैक्टर्स में तुम्हें 5 दिख रहा है? अगर इनमें 5 नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि 6 रेज़ टू पावर जो मेरे पास n है उसकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिस पे एंड वाली डिजिट तुम्हारी 0 हो जाए, ठीक है। तो तुम यहां पे लिख सकते हो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट in the prime factor factorization of 6 raised to power n, hence therefore 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। सिंपल, n की ऐसी कोई भी वैल्यू पे जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर मेरे पास 0 से एंड नहीं होंगे, ठीक है। तो n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे जो फैक्टर बने 6 रेज़ टू पावर n के और उसके एंड में 0 आए। क्यों नहीं, क्योंकि 6 की
प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 6 की ऐसी कोई भी वैल्यू, 6 रेज़ टू पावर की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होएगी जिसके एंड में 0, ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो नेक्स्ट सम है वो है मेरे पास 6th नंबर सम, कि हमें प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट नंबर दिए हैं, उनको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये मेरे पास कंपोजिट नंबर क्यों है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई, दूसरा वाई, एक्सप्लेन वाई 7 प्लस, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू में 13, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5 इज कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये प्रूफ करना है। यस, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो है मल्टीपल फैक्टर्स बने, जो कि मल्टीपल यानी कि जो ऐसे नंबर जो दूसरों के टेबल्स में आ रहे हैं। जैसे मेरे पास 6 हो गया, 6 के बाद तुम्हारे पास 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, ये मेरे पास सारे कंपोजिट नंबर है। तो इनको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है जो बोल्ड पे लिखे हुए हैं। तो इसके लिए तुम क्या करो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो तुम्हारे पास 2 नंबर है, मैं पहले नंबर को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो मैंने उठाया 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13, ठीक है, मैं ये नंबर ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है, 13 और 13 दोनों साइड है, तो 13 कॉमन निकाल लो। 13 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू में 11 इंटू में 1 प्लस में 1, राइट। 7 इंटू 11 तुम्हारा कितना होता है, 77 प्लस 1 आ गया, ठीक है। 77 प्लस 1 करेंगे तो 13 इंटू में 78 मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 78 के तुम फैक्टर बना लो। 78 के फैक्टर क्या बनेंगे, 78 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 78 डिवाइड किस पे होएगा, क्या फैक्टर बनेंगे, 78 पहले 2 पे जाएगा, डिवाइड बाई 2, मेरे पास 2 पे गया तो 39 आया, फिर 13 पे गया, नहीं 3 पे गया तो 13 आया, एंड 13, ठीक है, ये फैक्टर बने। तो 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, ठीक है, ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो तो लिख दो, नहीं है सिंपली क्या है, ये भी मेरे पास सही है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर बन गए। तो डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके जब हम प्राइम फैक्टर अगर उसके बन रहे हैं, यानी कि 2 से ज्यादा अगर उसके फैक्टर, किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा अगर फैक्टर बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर होएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, सॉरी वो कंपोजिट नंबर होएगा। तो इसके तो कितने फैक्टर बन गए, 4 बन गए। तो ये कंफर्म है कि ये मेरा नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 फैक्टर इसके बन रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5, और 5 इधर भी है 5 इधर भी है, 5 कॉमन निकाल लो। 5 क्या कॉमन अंदर बचा, 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, ये बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 6 करेंगे तो 7, एक सेकेंड, 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2
इज इक्वल टू आएगी 1008। तो 5 इंटू में 1008 प्लस 1, ठीक है। और इसमें अगर एक जोड़ोगे तो 1009 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू में 1009, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर तुम कर सकते हो जैसे तुमने इसके सॉल्व करे थे 78 के, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसकी इतनी जरूरत मुझे है नहीं। आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोला करो, क्या क्वेश्चन है, कमेंट कर दिया करो अगर कोई दिक्कत कोई चीज समझ नहीं आई तो, ठीक है। हाँ, तो इसके भी फैक्टर कर सकते हो, अगर नहीं करने तो वहीं छोड़ दो, क्योंकि डेफिनेशन हमें यही कहती है कि वो नंबर जिन नंबर के जो दो से ज्यादा फैक्टर बने, दो से ज्यादा मतलब एक तो वो खुद हो, एक वन हो, उसके अलावा अगर कोई फैक्टर बन रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है, सिंपल। तो यहाँ पे वो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इनके मल्टीपल फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं मतलब मल्टीपल फैक्टर बन रहे हैं, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट सम है 7th, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, और वैसे सम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में इस टाइप का ये एक ही सम है, बट अगर तुम आर डी शर्मा देखो ना तो ऐसे सम तुम्हें भर भर के मिलेंगे उसमें। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सर एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्स, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 होएगी। हाँ एक्सरसाइज 1.2 तो कल स्टार्ट होएगी ना, अपनी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कल होएगी। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूछना है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं करना, चैनल पे जैसे तुम जाओगे तो तुम्हें क्लास मिलेगी, ये वाली क्लास, ये तो हमारी लाइव चल रही है, इससे पहले वाली क्लास निकालनी है तुमने, ठीक है। ये वाली जो क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास में यानी कि जो तुम्हारा क्लास 10th के मैथ की सेकंड क्लास निकाल लेना चैनल पे जाके, उसमें तुम्हें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सम मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर तुम एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, आप एफ एफ फ्री फायर खेलते हो? फ्री फायर खेलने का टाइम किसके पास है, ठीक है। क्लासेस बहुत होती हैं। देखो लास्ट सम है मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 का, और ये सम इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे सम ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो वो क्या पूछ रहे हैं वो देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। 7th सम है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन अराउंड, टू ड्राइव टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minute, while Ravi takes 12 minute, Ravi takes 12 minute for the same, यानी कि उसी ग्राउंड पे for the same, for the same, suppose that, suppose
that both start at the both start at the same point same point at the same point and at the same time and at the same time and go in same direction and go in same direction. After how many minutes will they meet again starting point? After how many minutes they meet, they will meet again at the starting point ठीक है। मैंने तो 10th क्लास दे दी, 10th क्लास होगी तो बढ़िया है, अच्छी बात है। +1 की क्लासेस भी चलती हैं, 2 की भी चलती हैं। जो क्लासेस तुमने लगानी है तुम वो क्लास लगा सकते हो। +1 टू क्लास 11th की जो साइंस है वो भी चलती है और 12th की साइंस की क्लासेस भी चलती है, मेडिकल स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो ऐसे सम काफी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। वैसे भी अच्छे सम है बट एनसीईआरटी में ऐसा सिर्फ एक ही चीज सम है, ठीक है। इस टाइप के काफी सम तुम्हें आर डी शर्मा में देखने को मिल जाएंगे। या फिर क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे हम, मतलब ये 1-2 लेक्चर हम ऐसे क्वेश्चनों का करेंगे जो या तो पेपर में आ चुके हैं या वैसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम। तो वो मैं वहां पे कराऊंगा ऐसे और सम, ठीक है। यानी कि कई ऐसे सम हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है हमारे, यानी कि जिन भी बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होएगा उनके लिए ये दिक्कतें फेस होती है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जिस्ट तक नहीं करते। तो उनके लिए एक अलग से क्लास, जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाया करेगा कोई भी, उनकी एक अलग से क्लास, 1 क्लास हो, 2 हो या 3 क्लासेस हो, तो वो अलग से ऐसे क्वेश्चनों की क्लासेस होंगी जो कि या तो आ चुके हैं एग्जाम्स में या आने वाले हैं, जैसे कि अब 2026 का एग्जाम होगा उसमें आएंगे वो, ठीक है। हाँ, अब इसको देखो, अब इसमें तुम्हें ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि तुमने निकालना क्या है। मारवाड़ी मस्ती किंग, हाँ जी सर बोलिए क्या दिक्कत है करंट में। हाँ जी बोलो क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलो कोई क्वेश्चन है फिर मैं समझ शुरू करूं। क्या क्वेश्चन है जल्दी बताओ। बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है। पी क्यू मतलब ऑप्शन टाइप का कह रहे हो क्या? पी वाई क्यू होएगा यहाँ, तो पी वाई क्यू तो इसमें पी वाई क्यू तो हम वहां पे करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा पी क्यू ठीक है, इसके बाद देता हूँ पी क्यू की फॉर्म में, ये क्वेश्चन करा दूं उसके बाद तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पी एंड क्यू की फॉर्म में होएगा, ठीक है। अच्छा पी वो अगली एक्सरसाइज में करेंगे हम। पी अपॉन क्यू मतलब कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो कल के लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो एक्सरसाइज है वो कल करेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें इसमें पी वाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए वो मैं एक क्वेश्चन एंड में तुम्हें बोनस टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो ये करवा दो मुझे पहले। नमस्ते सर, नमस्ते सर। देखो इस क्वेश्चन में अब तक तुमने एलसीएम एंड एलसीएम पढ़ा है, अब इसमें तुम्हें यही नहीं क्लियर हो गया कि तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम निकालोगे कि एचसीएफ निकालोगे, तुम्हें ये क्लियर ही नहीं होएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया ही नहीं कि एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो,
ठीक है। तो पहले तो मैंने पहले लेक्चर में खनी दूसरे में स्टार्टिंग में बताया था कि अगर तुम्हें कहीं पे ये लिखा आ जाए कि तुमने स्मॉलर नंबर निकालना है या कम से कम जो टाइम लगता है वो निकालना है, ठीक है, तो वो उसके लिए तो तुम निकालोगे एचसीएफ, ठीक है। और अगर लार्जर नंबर की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास वो क्या होएगा, क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो दोनों नंबर हैं इनका एलसीएम निकालना है और अपना काम हो जाएगा। सर मैं मैथ में गुड लेवल हूँ, बढ़िया, अच्छी बात, अभी गुड लेवल बढ़िया होने चाहिए। मैथ वैसे भी 10th का कुछ है ही नहीं, असल मैथ तुम्हारे 12th में पता चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा 12th का मैथ बढ़िया है तो तुम बेस्ट हो, ठीक है। तो तुम क्या करो कि तुम्हारे पास दो नंबर हैं 12 और 18, इसके पहले फैक्टराइजेशन करो। तो मेरे पास क्या है, 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे गया 9 आ गया, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 पे क्या 1 आएगा। तो 18 की जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद क्या है 12, 12 के फैक्टर बना लो। 12 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 6 3, सॉरी, फिर क्या 2 पे जे 3 आ गया, 3 पे गया 1 आ गया, ठीक है। तो जो तुम्हारे 12 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब यहां से तुमने अगर एचसीएफ निकालना होता तो तुम सिंपली निकाल देते कि 3 तुम्हारा एलसीएम आ जाता, एचसीएफ आ जाता है, बट हमने यहाँ पे निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम, सर मेरे से क्वेश्चन पूछो, हाँ अगला क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारे लिए ही, अगला क्वेश्चन तुम थोड़ा सा सब्र करो, बस ये खत्म करा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, बेस्ट क्वेश्चन है वो, 2024 में आया था सीबीएसई में। तो ये है, यहां से एलसीएम निकाल लो और एलसीएम मेरा क्या निकलेगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू, ये कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे इनटू में, ये भी कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे इनटू में, जो रह गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो 36 मिनट के बाद वो वापिस सेम पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है कि रवि और जो सोनिया है वो 36 मिनट के बाद सेम पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर है। अब करते हैं बोनस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। बोनस लेवल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, वो करते हैं जो एनसीईआरटी वगैरह में एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं कितने कर पाते हैं। सर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हो? यस सर, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो देखो अब एनसीईआरटी के साथ सम हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अच्छे सम हैं, एक दो अब कर लेते हैं, बाकी जो जैसे चैप्टर खत्म होएगा तब करेंगे। तो एक दो हाई लेवल के जो सम है वो करते हैं, पहले मौका मिलेगा तुम्हें, और अगर तुमसे ना हुआ फिर मैंने तो करा ही देना है, ठीक है। तो लिखो, क्वेश्चन है मेरे पास फर्स्ट, बोनस क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। बोनस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीग्रल a and b are written as a is equal to p raised to power 3 q raised to power 4 and p is equal to p square q raised to power 3, where p and q are prime number such that HCF of a and b is equal to p raised to power m q raised to power n and LCM a b is equal to p r q s, देन m प्लस में n इंटू में r प्लस में s इज इक्वल टू r प्लस में s
इज इक्वल टू, बताओ जल्दी करो, देखते हैं कौन करता है। आंसर बताओ इसका क्या आएगा। अब देखते हैं कितने कर पाते हैं ऐसा क्वेश्चन। प्रो लेवल का क्वेश्चन है, प्रॉपर प्रो हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तुमने क्या है, तुम्हें एलसीएम भी दे रखा है, ये रहा एलसीएम तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। तुमने सिर्फ वैल्यू निकालनी है m प्लस में n और r प्लस में s, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। निकालो जल्दी निकालो, कमेंट में बताओ जल्दी किस किस ने किस किस का हो गया। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दे देता हूं इसका आंसर में मैं, ऑप्शन बता देना, आसान हो गया तुम्हारे लिए। 15, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है मेरे पास 40, ठीक है। ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। हाँ नहीं, हाँ 35 है, बी 5 नहीं 35 है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, जल्दी बताओ। क्योंकि ऐसे हम एनसीईआरटी में है नहीं, फिर बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी से सम नहीं आते, क्योंकि नहीं आते। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई का हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलते। बताओ आंसर इसका क्या आएगा जल्दी से। ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन सही है, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। आई एम वेटिंग। किसी को नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या सही होएगा। हाँ किसी से नहीं हुआ जे इस टाइप का क्वेश्चन, किसी से नहीं हुआ। तो मैं 2 नंबर दिए हैं, बी नंबर ये रहा, ए नंबर ये रहा, इनका एलसीएम भी निकाल रखा है, एचसीएफ भी निकाल रखा है। तुमने क्या करना है, सिंपल करना है। 3 लाइन का क्वेश्चन है बेसिकली, ये देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा तुम्हें। देखो तुम्हें नंबर दिए हैं, ए इज इक्वल टू पी रेस टू पावर 3 क्यू रेस टू पावर 4, बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर क्यूब। देखो अब इसमें ना तुम इसको आगे आगे आंसर आगे, सी सी प्रिंस कुमार ने आंसर किया है सी। सी क्या है 10, सी गलत है भाई, सी नहीं आएगा। तो प्रिंस का गलत हो गया, सी ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं कराऊं, और कोई है इच्छुक जिसने आंसर बताना हो। देखो अब इन नंबर्स को ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि P इंटू में P इंटू में P इंटू Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q, ऐसा करके तुम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। और ये हो जाएगा आम तरीका। मैं तुम्हें कराता हूँ प्रो लेवल का क्वेश्चन, प्रो लेवल का मेथड कराता हूँ तुम्हें। सिंपली क्या करना है कि अगर ऐसे नंबर तुम्हें दिए हैं, तो ऐसे नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है, तो जैसे ए और बी में ये नंबर दिए हुए हैं कि पी की पावर है, क्यू की पावर है, इस टाइप की पावर्स में अगर नंबर तुम्हें दिए हैं, तो इसका जो एलसीएम होएगा वो सबसे बड़ी पावर। जैसे 2 नंबर है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू तो देखो आएंगे ही आएंगे। अब पी की पावर क्या आएगी, तो एलसीएम में जो पी की पावर आएगी वो सबसे बड़ी आएगी। तो दोनों नंबर में जो पी की पावर सबसे बड़ी है वो ले लो। क्या है पी की पावर सबसे बड़ी 3, तो 3 आ गई। क्यू की पावर भी एलसीएम में वही आएगी जो सबसे बड़ी पावर है, तो क्यू की सबसे बड़ी पावर 4 है, तो एलसीएम हो जाएगा P3 Q4। और हमें दिया हुआ है वी नो दैट हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि जो मेरा एलसीएम था, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी रेस टू पावर आर, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी की पावर आर क्यू की पावर एस। तो दोनों पावर, दोनों को कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। पहली और दूसरी को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी की पावर आर क्यू की पावर आर इज इक्वल टू P3 Q4। अब देखो R है, P की पावर R है, P की पावर 3 है, तो ये हो जाएगी R की वैल्यू। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या है, Q की पावर R है, सॉरी ये क्या हो गया, S है Q की पावर, सॉरी Q की पावर S है, यहाँ पे Q की पावर 4 है, तो मतलब जो S की वैल्यू है वो हो जाएगी 4।
तो तुम्हारे पास आर और एस की वैल्यू निकल गई। सेम तरीके से तुम निकाल लो वैल्यू। अच्छा एचसीएफ तो सही है तुम्हारा, आंसर पूछ रहा हूं, मुझे तो आंसर चाहिए ना, फाइनल आंसर कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, यानी कि m प्लस में n इंटू में r प्लस में s करके कितना आंसर आएगा वो पूछ रहा हूं। एचसीएफ तो एलसीएम तो मैंने खुद ही निकाल रखा है। ये हो गया एचसीएफ। अच्छा एक सेकेंड, एचसीएफ आएगा पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। हाँ एचसीएफ सही है भाई तुम्हारा, कि अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होएगा, ए और बी का एचसीएफ। देखो सैंपल वही तरीका लगाते हैं प्रो लेवल, कि जो सबसे छोटी पावर है पी की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ये 3 है, ये 2 है, तो पी की छोटी पावर क्यू की सबसे छोटी पावर, क्यू की सबसे छोटी पावर है 3, तो ये बन गया पी स्क्वायर क्यू की पावर 3 मेरा एचसीएफ आ गया। हाँ 35 आंसर सही है, ठीक है 35 आंसर आएगा, 35 इज करेक्ट आंसर। ठीक है तो ये बन गया। अब इसमें क्या है, इसको कंपेयर कर लो, एचसीएफ तुम्हें दिया है, एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी रेस टू पावर एम क्यू रेस टू पावर एन, तो p की पावर n q की पावर n विल बी इक्वल टू p स्क्वायर q की पावर क्यूब। तो ये m है, ये स्क्वायर है, तो m की वैल्यू 2, और ये n है, q की पावर n है, q की पावर 3 है, तो q की वैल्यू, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास 3 हो जाएगी। तो ये तुम्हारी m और n की वैल्यू आ गई। निकालना तुमने क्या था, mn प्लस, हाँ m की m प्लस n इंटू में r प्लस s, ठीक है ये तुमने निकालना है। m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू में r की वैल्यू तुम्हारी है 3 प्लस s की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 5 इंटू 7 यानी कि 35। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ 5 मल्टीप्लाई 7, या 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और तुम्हारे पास 35 आंसर निकल जाएगा। ठीक है क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है तो मैं तुम्हें डेफिनेटली करवाऊंगा। ठीक है क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा भी मैथमेटिक्स अब नॉर्मली क्या और बन रखा है ना, कि जो सीबीएसई क्लास 10th का मैथ है और क्लास 12th की फिजिक्स है, दोनों थोड़े अप लेवल के जाते हैं। जैसे इस बार भी लेवल काफी बढ़िया रहा दोनों ही एग्जाम्स का। फिजिक्स का लेवल तो बहुत हाई था और मैथ का लेवल भी काफी बढ़िया था, काफी ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे। अच्छा डाउट सर, फीफा गेमर क्या डाउट है भाई, जल्दी बोलो फिर क्लास खत्म करनी है हमने, क्योंकि हमारा मोस्टली हो गया है आज की क्लास का कंटेंट। ठीक है हाँ कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, तुम्हारा डाउट सॉल्व करके क्लास ओवर करें। क्या डाउट है जल्दी बोलिए, बोलो बोलो क्या डाउट है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें शायद ही किसी ने क्लास में भी अभी तक क्या ही कराए होंगे, क्योंकि ये जब इस टाइप के क्वेश्चन तुम करते हो प्री बोर्ड के लेवल पे जाके, जब तुम्हारे प्री बोर्ड होते हैं तब तुम सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करते हो, तब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। सर मैं फिर से बोलूं, हाँ बोलो भाई क्या डाउट है। फीफा गेमर क्या डाउट है जल्दी बताओ भाई, क्लास कोई चीज समझ नहीं आई। जल्दी बताओ क्या डाउट है, फिर करें क्लास खत्म करें। पी अपॉन में क्यू की फॉर्म वो रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। एम वैल्यू फिर से बोलो, एम की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2, एन की वैल्यू आएगी 3। इसमें पावर्स कंपेयर होएगी कि पी की पावर एम है, क्यू की यहाँ इस साइड पी की पावर एम है, इस साइड पी की पावर 2 है, तो जो एम है वो इक्वल हो जाएगा 2 के, तो एम की वैल्यू 2 आ गई, एन की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है m की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 3 हाँ 3 आएगी। ठीक है और वही हमने ये रिलेशन जो हमें दिया है इसमें पुट करेंगे, तो m की वैल्यू मैंने क्या है, ये m प्लस में n r प्लस में s मुझे दिया था, m की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी,
एन की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, तो 2 + 3 मेरा 5 हो गया, 3 + 4 मेरा 7 हो गया, और दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर 35 आ गया। सर एक क्वेश्चन था आपके लिए, बोलो जी क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अभी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, मेरी क्लास है इसके बाद ऑफलाइन की। तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आई तो जल्दी बोलो, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इतना हाई लेवल अभी हम कुछ कर नहीं रहे जो क्लियर ना हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई, कुछ पूछना है तो जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन है। सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास 10th की मैथमेटिक्स की तो होएगी कल सेम टाइम 2 बजे, और 10th की साइंस की क्लास आज 1 बजे जो थी वो शाम को हम लगाएंगे, ठीक है। आज शाम को क्लास होएगी 7 बजे के अप्रोक्सीमेट, क्लास 10th की साइंस की, ठीक है। और बाकी टाइम टेबल हमारा ऑलरेडी तुम्हें दे ही रखा है, कि जो सुबह है 5 से 7, सुबह 5 से 5 बजे 5:30 क्लास होती है फिजिक्स की, क्लास 12th की फिजिक्स होती है सुबह। दोपहर में हम 10th की करते हैं। 10th क्लास 10th और 11th सेम है क्या? जी नहीं, अगर तुम साइंस और मैथमेटिक्स की बात करते हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, तो 10th यहाँ पे अगर 10th का लेवल है तो 12th काफी हाई लेवल है, काफी नई नई चीजें तुम वहां पे पढ़ोगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होती है 12th 11th स्पेसिफिकली, ठीक है। सर नेक्स्ट सर ब्रिज कोर्स है 11th में, काफी अच्छी चीजें तुम पढ़ते हो जेन्युइनली, अगर तुमने साइंस रखी है ना तो तुम काफी अच्छा पढ़ोगे उसमें, काफी ऐसे फैक्टर सीखोगे जो तुमने पहले नहीं पढ़े, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों में। और मैथमेटिक्स थोड़ा इजी है दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन, खास करके फिजिक्स के कंपैरिजन जो तुम्हारे मैथ एंड केमिस्ट्री है वो थोड़ी इजी है, ठीक है, और बढ़िया है, और ध्यान से करने वाली क्लास होती है, क्योंकि 11th में तुम्हारा बेस बनता है, 11th में तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो, 12th में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, और सर आप कहाँ से हो? तो बेसिकली तो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गंगा गांव है मेरा, वहां पे है, ठीक है, और ये डवाली के नजदीक पड़ता है। कहाँ पर है क्लास? क्लास 11th की क्लासेस चल रही हैं अपनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की चल रही हैं, मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं हम फिलहाल, क्योंकि टाइम की वजह से, कि ऑफलाइन की भी काफी क्लासेस हो जाती हैं, उसकी वजह से मैथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैथ के अलावा तुम्हें 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे ही चैनल पे मिलेगी, जाओगे चैनल खोलोगे क्लासेस मिल जाएंगी 11th की। अब तक हमने 11th की फिजिक्स में जितनी की मैथ की हमें जरूरत थी हम वो कर रहे हैं, और 11th की केमिस्ट्री में कुछ बेसिक फैक्टर होंगे, ठीक है, तो वो तुम वहां से देख सकते हो। और आज शाम को भी क्लास लगेगी अप्रोक्सीमेट 7:30 से 8 बजे के अप्रोक्सीमेट 11th की फिजिक्स की, और 8:30-9 बजे के अप्रोक्सीमेट क्लास लगेगी 11th की केमिस्ट्री की, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल सेम टाइम 2 बजे सेम क्लास में, और कल करेंगे रैशनल नंबर, ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं वो सारी चीजें हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ऑफलाइन क्लास की फीस डिटेल, ऑफलाइन क्लास यार तुम इंस्टीट्यूट, अगर तुम लोकल हो तो इंस्टीट्यूट विजिट कर लो, फीस तुम्हें वहां बता देंगे, ठीक है। अगर तुम लोकल हो, हमें जानते हो, क्योंकि हम थोड़ा है पता तुम्हारा हमारा चल ही क्या होएगा, तो अगर तुम्हें हमें पता है इंस्टीट्यूट हमारी ऑफलाइन लोकेशन तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, अगर तुम लोकल हो तो तुम ज्वाइन विजिट कर सकते हो इंस्टीट्यूट, और तुम्हें फीस डिटेल वगैरह वहां पे मिल जाएगी। मैथ्स कौन पढ़ाएगा सर? मैथ की क्लासेस हमारी ऑफलाइन चलती हैं, 11th-12th का मैथ ऑफलाइन हम करवाते हैं, ऑनलाइन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन अगर देख रहे हैं फैकल्टी हमें बायो का मिल गया तो मैथमेटिक्स हम शुरू कर देंगे ऑनलाइन, बट फिलहाल के लिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है मैथ, सॉरी, ठीक है। अगर इन फ्यूचर जैसे ही कोई सिस्टम बनता है तो वो प्रॉब्लली लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे, कोशिश चल रही है,
ठीक है, जैसे कोई चीज की रिजल्ट निकलता है तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। क्लासेस चांस तो है कि आए, बट मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी मैथ की क्लासेस आएंगी 11th 12th। ठीक है। हाँ, आपका नेम सर? मेरा नाम है जी संदीप सिंह। कोई नहीं, तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमें जान जाओगे, कितनी की बड़ी बात है। ठीक है, मेरा नाम संदीप सिंह है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल हम सेम टाइम पे सेम क्लास में यही मिलेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम क्लास में। और शाम को अगर तुमने 11th की क्लासेस लगानी है तो शाम को 11th की क्लास होगी और 10th की साइंस की क्लास भी आज शाम को हम लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं फिर आज शाम की क्लास में।